मोदी सरकार की जांच एजेंसी से बचने के लिए अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कायदे से मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के कितने विधायक हैं, मगर आज दिन भर मैं बैठकर तमाम न्यूज चैनल्स देख रहा था, किसी ने यह आंकड़ा नहीं दिया है। दोस्तों, खुद अजीत पवार यह आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये कि अगर अजीत पवार के साथ 40 विधायक नहीं होंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू हो जाएगा और उसके चलते उनकी सदस्यता चली जाएगी। यह बड़ा सवाल इस वक्त मीडिया को पूछना चाहिए कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं एनसीपी के। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की तरह उनके साथ भी 2/3 विधायक हों, मगर मीडिया में इसकी कवरेज नहीं चल रही। मैं आपको बताता हूं मीडिया क्या कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत को देखिए दोस्तों। टाइम्स नाउ नवभारत ने बिहार के अंदर जो है अपना भोंपू बजाना शुरू कर दिया है। इनका रिपोर्टर साफ तौर पर कह रहा है कि अगले 1 या 2 महीने में नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो टूटने वाली है, बिखरने वाली है, यानी कि बिहार सरकार गिरने वाली है। सब बातें सूत्रों के हवाले से सब बातें की जा रही हैं क्योंकि सुशील मोदी ने दावा किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया ने एक तरह से सुपारी ले रखी है गैर भाजपा विपक्ष के खिलाफ? क्या मीडिया ने सुपारी ले रखी है कि हर कीमत पर जितने भी गैर भाजपाई सरकारें हैं सबको गिराना है? आप एक छोटी सी झलक देखिए दोस्तों कि टाइम्स नाउ नवभारत दरअसल बिहार के बारे में कह क्या रहा है, क्या जानकारी है, किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगले 1 या 2 महीने में सरकार गिर जाएगी या जनता दल यूनाइटेड बिखर जाएगा। सुनिए क्या कहा जा रहा है। लेकिन जेडीयू के अंदर जो घमासान चल रहा है उसको नीतीश कुमार संभाल नहीं पाएंगे और जेडीयू का टूटना जो है वो तय माना जा रहा है। ये इसमें 1 महीने का वक्त लग सकता है, 2 महीने का वक्त लग सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार अब अपने विधायकों से, सांसदों से मिलने के लिए उनको समय दे रहे हैं। जो व्यक्ति किसी से मिलता नहीं था अब वो उनसे मुलाकात का दौर प्रारंभ कर रहा है। संकेत बिल्कुल साफ है और बात यहां तक नहीं रुकती दोस्तों, बिल्कुल यही बातें तमाम न्यूज चैनल्स के पत्रकार कर रहे हैं। मसलन आप देख सकते हैं कि यहां पर मुकेश अंबानी के जो न्यूज चैनल के 2 पत्रकार वही बातें कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरह से शिवसेना को नेस्तनाबूद किया, अब वही हाल एनसीपी का हो गया और अगली बारी बिहार की है। यही बात, वही जुबान। 4 पत्रकार लगभग वही बातें कर रहे हैं, यानी कि एक टूल किट तैयार हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी की तरफ से फरमान जारी हो गया है और तमाम न्यूज चैनल्स यही बात कर रहे हैं। सीधा सवाल यह होना चाहिए, अजीत पवार के पास कितने विधायक हैं? अगर आप पॉलिटिकल कवरेज कर रहे हैं, अगर आप एक राजनीतिक पत्रकार हैं जो राजनीतिक न्यूज कर रहे हैं, तो आपको सीधे अपने दर्शकों को यह जानकारी देनी चाहिए कि अजीत पवार के साथ कितने पत्रकार हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शरद पवार जो हैं वो सतारा पहुंचे और वहां से उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को नए सिरे से खड़े करूंगा। बकौल शरद पवार, भारतीय जनता पार्टी तमाम भाजपा विरोधी पार्टियों की सरकार गिराना चाहती है। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन में। एनसीपी में बगावत के बीच शरद पवार सोमवार को गुरु पूर्णिमा के दिन सातारा के कराड में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान की समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे कुछ लोग भाजपा का शिकार हो गए हैं। बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। कहा गया है मीटिंग में सभी नेता एफिडेविट के साथ आए। दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर दें, चूंकि एनसीपी की शुरुआत शरद पवार ने की थी और महाराष्ट्र की राजनीति के वो चाणक्य और दिग्गज कहे जाते हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या शरद पवार का वक्त खत्म हो गया है? क्या शरद पवार की बात में अब वो दम नहीं है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार जिन जिन इलाकों से गुजरेंगे, जहां पर आसीन हैं एनसीपी के वो विधायक जिन्होंने शरद पवार के साथ विश्वासघात किया है, उन विधायकों की मुश्किल हो जाएगी? क्या कह रहे हैं जितेन अव्हाड़, जो इस वक्त पार्टी के नेता हैं और नेता विपक्ष हैं?
वहीं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि शरद पवार के दौरे में जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, विधायकों को पता होना चाहिए कि जब शरद पवार उनके इलाके में उनके खिलाफ दौरा करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उन्होंने पार्टी बनाई है, चुनाव चिन्ह उनका है, ना कि प्रफुल्ल पटेल और नरेंद्र मोदी का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी लड़ाई भी शुरू हो गई है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एनसीपी ने महाराष्ट्र के स्पीकर को खत लिखा है और यह कहा है कि उन 9 के 9 विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जिन्होंने शरद पवार की एनसीपी को छोड़ दिया है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए और अपने पद से हटाया जाए। तो लीगल लड़ाई भी शुरू हो गई है, क्योंकि इसी के पलटवार में अजीत पवार ने भी विधानसभा में जो है अपनी याचिका दायर कर दी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बस 2 दिन का इंतजार कीजिए दोस्तों, यह लड़ाई अदालत में भी पहुंचने वाली है। याद कीजिए, शिवसेना की लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो हम उनकी सरकार बहाल कर सकते थे। यही नहीं, जिस तरह से जो भूमिका उस वक्त राज्यपाल की थी या स्पीकर की थी, दोनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो असंवैधानिक थी, वो गलत थी। जिस बुनियाद पर राज्यपाल ने विश्वास मत के लिए आमंत्रण किया, वो बुनियाद ही गलत थी। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था दोस्तों। इसीलिए आप ये मानकर चलिए, ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है और एक बार फिर वहां पर कानूनी जिरह होने वाली है। स्वाभाविक सी बात है, दोनों पक्ष इस वक्त अपने दावेदारी को मजबूत करेंगे, मगर जैसे मैंने कहा ना, मीडिया असली सवाल नहीं पूछ रहा है। और वो असली सवाल क्या है? स्क्रीन पर देखिए, अजीत पवार पर ईडी का क्या केस है, हसन मुशर्रफ पर ईडी का क्या केस है, छगन भुजबल पर ईडी का क्या केस है। क्या मीडिया ने सवाल पूछा कि इसी एनसीपी को लेकर अभी 2 ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी पी पी कर कोस रहे थे? यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं। ये मत भूलिए, देवेंद्र फडणवीस ने एक जमाने में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। ये तमाम बयानात हैं। मीडिया को आईना दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मगर मीडिया क्या कर रही है? जिस तरह से एजेंसीज के दबाव के सामने, राजनीतिक लोभ के चलते, राजनीतिक लालच के चलते अजीत पवार नतमस्तक हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यह हालत हो गई है पत्रकारिता की दोस्तों, कि पत्रकार जो हैं, मीडिया चैनल्स जो हैं, इस मामले के बुनियादी सवाल तक नहीं पूछ सकते। चलिए, अगर आप में हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से उनकी करनी, उनके दोहरे मापदंड, उनके दोहरे चरित्र, उनके 2 मुहेपन पर सवाल करने को लेकर, अरे कम से कम यह सवाल तो पूछो कि अजीत पवार के पास कितने विधायक हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बात शरद पवार ने कही है कि मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगा, इससे 2 थ्योरी सामने उभर कर आती हैं। पहली थ्योरी, हो सकता है कि शरद पवार जानते हो कि अधिकतर विधायक जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं इस वक्त, मगर यह ना भूलें कि जो विधायक गए थे उनमें से कुछ वापस भी आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक गलियारों में यह भी खेल चल रहा है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। कहीं शरद पवार का आशीर्वाद तो नहीं है अजीत पवार को, यह भी कहा जा रहा है, मगर यह सिर्फ थ्योरीज हैं और ये थ्योरीज भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से आ रही हैं। हालांकि आपने सुना, शरद पवार ने आज सातारा में अपनी रैली में साफ तौर पर कहा कि मैं धर्मनिरपेक्षता के साथ हूं, मेरी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है। ये बात वो स्पष्टता से बोल रहे हैं। मीडिया को यह भी सवाल पूछना चाहिए कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। ये ना भूलें, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए थे उनमें से अधिकतर लोग क्या कह रहे थे कि अजीत पवार हमें काम नहीं करने देते, हम अजीत पवार की वजह से छोड़कर आए हैं। अब देखिए साहब, वही विधायक जो हैं अब अजीत पवार के नीचे काम करेंगे, जो अजीत पवार की शिकायत करके देवेंद्र फडणवीस या भाजपा की गोद में जाके बैठ गए थे। ये तमाम मुद्दे हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो कायदे से पूछने चाहिए कि क्या एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है।
क्या एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्या आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री? ये तमाम सवाल होने चाहिए। और समानांतर तौर पर एक और थ्योरी है, जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है वो देवेंद्र फडणवीस की सोच के खिलाफ है। कहीं देवेंद्र फडणवीस को अलग थलग तो नहीं किया जा रहा है। कहने को ये दो थ्योरीज बिल्कुल उलट हैं, मगर पत्रकारों को कम से कम उस पर सवाल तो करने चाहिए। ये सवाल तक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? मगर इस मंच पर हम आपके सामने सवाल रखेंगे। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।